बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी 4 बड़ी अहम खबरें हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्या रोक दिया गया है? अगर रोक दिया गया है, क्यों रोका गया है? वजह क्या बनी है? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और काजी फ़ाइज़ ईसा का रास्ता रोकने के लिए तहरीक इंसाफ का नया प्लान क्या है, और क्या रास्ता रोकने की जो है वो तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है, वो रास्ता क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का बेंच अचानक से डिलिस्ट कर दिया गया, वजह क्या बनी है? आइनी तरमीम, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ दीगर खबरें भी हैं, कुछ दीगर अहम हैपनिंग्स भी हुई हैं जिनकी तफसीलात इस ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, फोकस हमारे ब्लॉग का के आगाज़ में जो होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ पर बड़े अहम मुकदमात की आज समाअत हुई है। इंतज़ार पंजोता साहब कहाँ पे हैं, आइनी तरमीम का क्या बनेगा, और एक और भी मुकदमे की समाअत हुई है केपी हाउस को जो सील किया गया था सीडीए की जानिब से, उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म सादिर फरमाया है। तो पहले इन मुकदमात की समाअत का मुख्तसर सा अहवाल आपके साथ शेयर करके फिर जो सुप्रीम कोर्ट की खबरें हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से, आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस की समाअत की। मुस्तफ़ा नवाज होकर खुद भी अदालत में पेश हुए, उनके वकील समीउद्दीन अहमद भी अदालत में पेश हुए। अब यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं थी, इसलिए काबिल समाअत नहीं थी क्योंकि इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। तो आमिर फारूक साहब ने पहले मतलब फेज़ में तो ये किया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के इस पिटिशन पे लगे जो एतराज़ात थे उसको ख़त्म कर दिया है। और साथ में अच्छा ये भी सवाल हो सकता है कि एतराज़ात क्या थे। एतराज़ नाज़रीन वही रूटीन के जो हैं कि एक चीज़ है नहीं, उसका वजूद नहीं है, तो आप कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं। उस एक गैबी चीज़ को जो कि किसी जगह पे टेबल नहीं है, अभी हवा में भी नहीं है, तो आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे। आर्टिकल 199 का जो जुरिस्डिक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उन एतराज़ात को रिमूव कर दिया है, और एतराज़ात को रिमूव करने के साथ हुक्म यह दिया है कि इस दरख्वास्त को नंबर लगाया जाए, यानी रजिस्टर किया जाए, और कल समाअत के लिए फिक्स किया जाए। तो कल इस दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप यूँ समझें कि एक अहम समाअत होगी, और उस पर कार्रवाई क्या होती है वो तो फिर कल ही पता चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन, इंतज़ार पंजोता, इमरान खान साहब के तर्जमान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता के भाई जो कि लापता हैं, उनकी बाजियाबी के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। तो आज आईजी इस्लामाबाद को नोटिस करके तलब किया गया था, तो आईजी इस्लामाबाद आज पेश हुए हैं। तो अदालत ने, आमिर फारूक साहब ने इस्तफसार ये किया कि क्या पोजीशन है, आखिरी लोकेशन इंतज़ार पंजोता की क्या थी। तो इस पर जो वकील थे वो बोले, और वकीलों की जानिब से कहा गया, जिसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के आज़ाद साहब भी हैं, फैसल चौधरी साहब भी हैं। तो ये बताया गया कि जो लोकेशन जो बनी आखिरी वो F6 की थी। लेकिन आईजी साहब ने जो अदालत को बताया कि इस मामले पर हमने एसएसपी की सरबराही में टीम जो है वो इंक्वायरी के लिए तश्कील दे दी है, जो इस मामले की को इन्वेस्टिगेट करेगी, वेयर अबाउट का पता चलाएगी, उसकी लोकेशन को जो CCTV कैमराज हैं उसके ज़रिए देखा जाएगा। लेकिन आईजी साहब ने ये ज़रूर अदालत में बात की कि जो गाड़ी है इंतज़ार पंजोता की वो अयूब चौक पे देखी गई थी, यानी F6 से अगर हम पार्लियामेंट की तरफ आते हैं, मेरिट होटल की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे जो स्क्वायर है, वहाँ पे जो चौक है, वहाँ पे आईजी साहब ने कहा कि इंतज़ार पंजोता की गाड़ी जो है वो देखी गई। और उसके बाद एक वकील है मिर्ज़ा आसिफ नामी, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इंतज़ार पंजोता के साथ फैज़ाबाद गए थे। तो फैज़ाबाद की लोकेशन के बारे में बताया गया, लेकिन आईजी साहब ने कहा कि एक मोबाइल है जो कि व्हाट्सएप पे इस्तेमाल होता है, यानी उसमें सिम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए उस मोबाइल को वाईफाई के ज़रिए या मोबाइल डाटा के ज़रिए, किसी दूसरे मोबाइल डाटा के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब जो लोकेशन है वो आईजी साहब ने ये बताया है कि हम आईबी से लोकेशन का पता कर सकते हैं, लेकिन आईबी से अभी हमने इस मामले पे रुजू करके रिपोर्ट लेनी है। आईबी ने बताना है कि लोकेशन क्या बनती है। तो आखिरी मरतबा आईजी साहब ने कहा कि फैज़ाबाद जो है वो इंतज़ार पंजोता साहब थे। तो जज साहब की तरफ से
کچھ ریمارکس دیے گئے، وہ ریمارکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج آئی جی صاحب جو ہیں وہ انتظار پنجوتا کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ اب یہ عدالت کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے، تو جج صاحب نے بھی جواب دیا کہ کوئی جادو کی چھڑی اگر آئی جی صاحب کے پاس ہوتی تو وہ انتظار پنجوتا کو ساتھ لے کے آتے۔ لیکن بہرحال چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ انتظار پنجوتا جہاں وکیل ہیں، مطلب وکالت کا لائسنس رکھتے ہیں، وہیں ایک شہری بھی ہیں، اور آئی جی صاحب کو مخاطب کر کے عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، آپ اس پہ پروگریس دیں، اور آپ کسٹوڈین ہیں، اور یہ اس قسم کے واقعات، لوگوں کا لاپتہ ہو جانا، لوگ جو ہے وہ غائب ہو جانا، یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کل تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر کے آئی جی اسلام آباد سے بھی رپورٹ مانگی گئی ہے، اور ساتھ میں وزارت دفاع کو نوٹس کیا ہے کہ وزارت دفاع کا مجاز نمائندہ آئے اور اس کیس میں آ کے عدالت کو اسس کرے کہ ان کی کیا رپورٹ ہے۔ تو کل تک اس کیس کی سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کے پی ہاؤس کو سیل کیا گیا تھا سی ڈی اے کے حکام کی جانب سے، ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے، تو آج اس کیس کی عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، تو سی ڈی اے کے حکام کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ کے پی ہاؤس میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی تھیں، واجبات بھی تھے، وہ واجبات بھی ادا نہیں کیے گئے، اور آخری جو نوٹس ہے وہ ان کو 2014 میں دیا گیا تھا۔ تو اس پہ عامر فاروق صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے برمی کا اظہار بھی کیا کہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، بلکہ جج صاحب نے تو کہا کہ میں اس کو ڈی سیل کروں گا، اور ڈی سیل کرنے کا آرڈر بھی دیا عامر فاروق صاحب نے کہ اس کو ڈی سیل کریں، اور میں آرڈر میں بھی لکھوں گا اپنے۔ لیکن عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کوئی قاعدہ قانون ہوتا ہے، اگر آپ نے سیل کرنا تو آپ پہلے نوٹس دیتے، آپ کے پی کے جو متعلقہ لوگ ہیں، متعلقہ جو اس چیز کو دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس کو، آپ اس کو نوٹس کرتے، وہ اس کو دیکھ لیتے۔ اس طرح سے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی جو کے پی کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، اس پہ ریلیف ملا ہے، اور خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ سے جڑی خبریں ہیں، اس میں ناظرین ایک تو جو بینچ تھا جسٹس منیب اختر صاحب کا، جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جانب سے بنایا گیا تھا، ایک ٹیکس کے میٹر کے حوالے سے، ڈبل ٹیکسیشن کے حوالے سے 5 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس منیب اختر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں، جسٹس حسن نظر رضوی صاحب تھے، اور جسٹس شاہد وحید صاحب اس بینچ میں شامل تھے۔ اچھا، اس بینچ کو ڈی لسٹ کرنے کا جو ناظرین نوٹیفیکیشن یا سرکولر آپ کہنے جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز کی عدم دستیابی کے اوپر جو ہے اس بینچ کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو ہمیں جو انفارمیشن ہم کلیکٹ کر پائے ہیں وہ یہ ہے کہ جسٹس حسن نظر رضوی صاحب، ان کی فیملی کا کچھ ایشو تھا اور وہ دستیاب نہیں تھے، تو ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ بینچ جو ہے اس کو اچانک سے ڈی لسٹ کرنا پڑا۔ لیکن اگر ناظرین جسٹس حسن نظر رضوی صاحب دستیاب بھی ہوتے، تب بھی جو جسٹس منیب اختر صاحب ایک سٹانس لے چکے ہیں، وہ نہیں بیٹھے تھے آرٹیکل 63A کے کیس میں، اور منیب اختر صاحب نے جسٹس منصور شاہ صاحب کے لیٹر کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اگر حسن نظر رضوی صاحب دستیاب بھی ہوتے، تب بھی یہی امکان تھا کہ یہ منیب اختر صاحب جو ہیں یہ کیس سننے سے انکار کر دیتے۔ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے، صدارتی آرڈیننس کے بعد جو کمیٹی کی کمپوزیشن کو چینج کیا گیا ہے، تو غالب امکان تھا کہ منیب اختر صاحب یہ کیس سننے سے انکار کر دیتے اور معاملہ دوبارہ جو ہے وہ واپس ان کی جانب سے بھجوا دیا جاتا۔ لیکن آج جو ہے وہ پیورلی جو ہوا ہے وہ حسن نظر رضوی صاحب کی عدم دستیابی کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی کا جو الیکشن کا معاملہ ہے، اس پر ناظرین سوالات اٹھ رہے تھے، مطالبات، تقاضا کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کی نظر ثانی کی درخواست انٹرا پارٹی الیکشن کا جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے وہ سماعت کے لیے کیوں فکس نہیں ہوتی، وہ کیوں نہیں لگائی جاتی۔ تو ہم نے آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر کی تھی کہ کیونکہ قاضی فیصل صاحب جا رہے ہیں، 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور حکومت کو بھی آگاہ کر دیا ہے، تو انہوں نے آرڈر کر رکھا ہے کہ جو بھی نظر ثانی کی درخواستیں ہیں جو ان کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں، قاضی فیصل صاحب نے آفس کو ڈائریکٹو دے رکھی ہیں کہ ان تمام نظر ثانی کی درخواستوں کو جس کیس میں بھی آئی ہیں، جس فیصلے کے خلاف بھی نظر ثانی کی درخواستیں آئی ہیں، ان کو فکس کیا جائے، تاکہ جانے سے پہلے قاضی فیصل صاحب شاید یہ چاہتے ہیں، ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ نظر ثانی کی درخواستیں ان کے بینچ میں کمرہ عدالت نمبر 1 میں فکس کی جا رہی ہیں، اور قاضی فیصل صاحب ان کو سن بھی رہے ہیں، اور اسی بینچ کے سامنے لگائی جا رہی ہیں جس نے فیصلے دیے ہیں، ایٹ لیسٹ جو آتھر جج ہے اس کے سامنے لگائی جا رہی ہیں۔ تو جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے 13 جنوری کا فیصلہ ہے، اس پر جو نظر ثانی کی درخواست کل جمعے کے روز سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی، اب یہ کیس میں ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف، یہ جو قاضی فیصل صاحب نے راستہ اختیار کیا کہ جانے سے پہلے نظر ثانی ڈیسائیڈ کر کے جائیں،
इस रास्ते में रोड़े अटका रही हैं। अपना मुकदमा शायद वो नहीं चाहते कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ जो उनकी नजरसानी की दरख्वास्त है वो काजी फैसल साहब उनको उसको जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले डिसाइड करके जाएं। अब हुआ नाज़रीन ये है कि हामिद अली खान साहब, उनकी जानिब से एक इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें जवाब ये पेश किया गया है कि हामिद खान साहब की लाहौर में कोई फैमिली मसरूफियात हैं और फैमिली इंगेजमेंट की वजह से वो जुमे के रोज़ यानी कल जो है इस नजरसानी की दरख्वास्त में की समात में पेश नहीं हो सकते। अब इस दरख्वास्त में जो इस्तदा की गई है वो ये है कि आप इस नजरसानी की दरख्वास्त की समात को मुलतवी कर दें और इसकी समात ना करें। अब हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब ये मुकदमा इंटर पार्टी इलेक्शन वाला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात आया था, उसमें हामिद खान साहब ने दलाइल दिए थे, लेकिन उसमें जो मेन जो काउंसिल थे वो अली जफ़र साहब थे। अली जफ़र साहब ने दलाइल दिए थे। पूरा केस आर्गू अली जफ़र साहब ने किया था और घंटों अपने दोनों पाँव पे ठहर के उन्होंने, रोस्टम पे ठहर के उन्होंने आर्गू किया था। लेकिन कुछ चीज़ें उनसे पूछी गई, उस पर वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि ये डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, दस्तावेज़ात दिखा दें, इंटर पार्टी इलेक्शन के जो आपने अपने उम्मीदवारों से जो आपने अमाउंट ली है, जो फीस ली है इलेक्शन लड़ने की, उसकी कोई रसीद दिखा दें, कोई बैंक रसीद दिखा दें, कुछ भी नहीं दिखा पाए थे। तो जिसकी वजह से फिर ये फैसला करना पड़ा। और मैं आज आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बहुत सारे दोस्त हमारे ववेला करते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये तो बड़ा बुरा फैसला था, कानून और आइन की नज़र में बताएं, सियासी तौर पे ना कहें कि ये सियासी तौर पे बुरा फैसला था, कानून और आइन की नज़र में फैसला क्या बनता था उस पर कोई आर्गू नहीं करता, लेकिन सियासी एक एंगल, एक पहलू ज़रूर निकाला जाता है। अब आप देखेंगे जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसमें भी समाअत के दौरान फुल कोर्ट के जज साहबान ने कहा कि हम इस फैसले के पीछे खड़े हैं। हम जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं की है। अब ये नजरसानी की दरख्वास्त जाने से पहले काजी फैसल साहब ने समाअत के लिए फिक्स की, लेकिन आज ये दरख्वास्त आ गई है हामिद खान साहब की, तो इससे लगता ये है कि नहीं चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ये नहीं चाहती कि काजी फैसल साहब ये डिसाइड करके जाएं। शायद उनके कहीं जहन में ये हो या उनके प्लान में ये हो या हिकमत अमली ये हो कि काजी फैसल साहब जाएंगे और फिर नजरसानी की दरख्वास्त हम समाअत के लिए फिक्स कराएंगे, कोई नया जज आएगा जो कि 3 रुकनी बेंच में शामिल होगा, क्योंकि जो 3 रुकनी बेंच था उसमें काजी फैसल साहब थे, उसमें जस्टिस मुशर्रफ हिलाली साहब, मोहम्मद अली मदर साहब थे, तो मोहम्मद अली मदर साहब भी यहाँ पे हैं, मुशर्रफ हिलाली साहब भी यहाँ पे हैं। काजी फैसल साहब रिटायर्ड होंगे तो जाहिर सी बात है कि बेंच में कोई तीसरे जज को शामिल किया जाएगा। तो शायद तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि काजी फैसल साहब रिटायर्ड हों और उनकी रिटायरमेंट के बाद तीसरा नया जज आए जो इस बेंच में शामिल हो, तो शायद सूरत हाल जो है वो चेंज हो सकती है। अब तहरीक इंसाफ क्या चाहती है क्या नहीं चाहती ये तो कल की समाअत में ही पता चलेगा, क्योंकि ये केस डिलिस्ट तो नहीं हुआ, इसमें तो सिर्फ इल्तवा की दरख्वास्त आई है। तो कल पता चलेगा कि जो 3 रुकनी बेंच है वो इस इल्तवा की दरख्वास्त को कैसे टेकअप करता है, किस नज़र से देखता है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ नहीं चाह रही कि कल ये केस जो है वो फर्दर आगे प्रोसीड हो सके और नजरसानी की दरख्वास्त पर पहली अदालती समाअत का आगाज़ हो सके। अब आ जाते हैं नाज़रीन मंसूर इरशाद साहब के नोटिफिकेशन क्यों रुक गया, ये मामला क्या है। नाज़रीन बहुत सारे हमारे दोस्त खबरें दे रहे हैं कि कोई मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद मंसूर इरशाद साहब का जो नोटिफिकेशन है वो आइंदा आने वाले चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो आइनी तरमीम है वो भी अब हुकूमत के एजेंडे पे नहीं रही। अब हमारे दोस्तों के अपने सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन हम एक कॉमन अपनी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक कॉमन लॉजिक भी होती है। कॉमन लॉजिक की नाज़ अगर हम बात करें तो आइनी तरमीम के हवाले से जो भी अफवाहें चल रही हैं वो अपनी जगह पे। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मसवदा तैयार किया है वो मौलाना साहब ने उसमें कुछ चेंजिंग के लिए दोबारा कामरा मुर्तज़ा साहब के सपुर्द कर दिया है। कामरा मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि इसकी लैंग्वेज, इसकी इंग्लिश दुरुस्त करने की मौलाना साहब ने बात की है। लेकिन चलें, मौलाना साहब जो भी कर रहे हैं, 15 अक्टूबर को ये जो मुख्तलिफ डेलीगेशंस की सूरत में पार्लिमानी वफूद बाहर गए हुए थे और स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं या सादिक साहब, उनका भी डेलीगेशन बाहर जा रहा था जेनेवा के लिए, उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है कि आपने बाहर नहीं जाना। और जो अरकान ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं उनको भी कहा गया है कि आप 15 अक्टूबर तक वापस आएँ। ये किस लिए बुलाया जा रहा है? अगर आइनी जो तरमीम है वो अगर हुकूमत के एजेंडे पर नहीं है तो फिर इन अरकान को क्यों वापस बुलाया गया? कॉमन सेंस की बात है, भाई क्यों बुलाया गया? जाहिर सी बात है कि बुला के आपने नंबर पूरे करने हैं, आपने नंबर पूरे करके
आपने आईनी तरमीम लेके आनी है, आपने पार्लियामेंट में उस तरमीम को पास कराने की आखिरी कोशिश करनी है। पहली कोशिश में नाकाम हुए, लेकिन अब ये जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने संभाली है, आसिफ अली जरदारी साहब ने संभाल ली है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेड़ा उठा लिया है। तो एक तो नाज़रीन ये चीज़ है। दूसरा, स्पीकर की तरफ से खतूत भी लिखे जा रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तरफ से, पंजाब असम्बली के स्पीकर की तरफ से, क्योंकि पंजाब असम्बली का आईनी तरमीम के मामले के साथ कोई ताल्लुक ना है लेकिन कौमी असम्बली का तो है। तो स्पीकर साहब लेटर भी लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो भी आपने फैसला करना है, कानून चेंज हो चुका है, नया कानून बन चुका है, तो उन नए कानून की रोशनी में इलेक्शन कमीशन फैसला करके मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट करे। दूसरा जो जवाब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो स्पीकर साहब का लेटर है। अब तीसरा ये है, ये जो भी दोस्त हमारे एक कह रहे हैं कि मंसूर शाह साहब को नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब आईनी तरमीम तो फिलहाल जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है, जो कुछ साफियों के दावे भी हैं, वो अभी तक टेबल पे मौजूद है, वो टेबल पे मौजूद है और उसको उठा के जो लोग हमारे दोस्त कह रहे हैं कि फेंक दिया गया है, डस्टबिन की रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया गया, तो फिलहाल तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, वो टेबल पे मौजूद है। और अभी तक नाज़रीन जो फोकस है वो एससीओ कॉन्फ्रेंस है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसके बाद इस मामले के ऊपर फाइनल जो एक्सेलेरेटर पे पाउंड रखना है वो फिर उस वक्त किया जाएगा एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद। और बता रहे हैं ज़राए कि दावा कर रहे हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जो है ये इजलास बुला के ये आईनी तरमीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। आखिरी हुकूमत कोशिश करेगी और नंबर गेम के हवाले से भी दावा यही सामने आ रहे हैं कि नंबर गेम भी पूरी हो चुकी है और जितने नंबर चाहिए उससे ज़्यादा नंबर आएंगे, उससे ज़्यादा नंबर जो है वो अचीव कर लिए गए हैं। अब नाज़रीन अगर आईनी तरमीम जैसे कि दावे आ रहे हैं कि वो टेबल पे मौजूद है, जब आईनी तरमीम की आखिरी अटैम्प्ट हुकूमत ने करनी है, कामयाब होती है नहीं होती वो अलग बहस है, लेकिन अगर आखिरी अटैम्प्ट हुकूमत ने करनी है, अब उसमें आईनी अदालत भी बननी है, उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 जजेस का पैनल भी सामने आएगा कि 3 जजेस के पैनल से एक नाम सिलेक्ट होगा, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। तो जो सब कुछ डिपेंड कर रहा है आईनी तरमीम के साथ, तो फिर हुकूमत उस आईनी तरमीम की आखिरी अटैम्प्ट से पहले कामयाब हो या नाकाम हो, मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन कैसे कर सकती है। और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि मंसूर शाह साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से फिलहाल वजारत कानून से जो समरी सदर पाकिस्तान को जाती है, उस समरी की प्रिपरेशन के हवाले से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है कि मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करना है। तो नाज़रीन हमारे तय अगर कोई सॉलिड कोई चीज़ सामने आएगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल इस नोटिफिकेशन के हवाले से वजारत कानून में कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।